एपिसोड 9 30 जुलाई बीती रात। इस बात पर आनंद हुआ कि हम इंग्लैंड के पास पहुंच रहे हैं। मौसम साफ है, सभी पाल खुले हुए हैं। थक कर सो गया, गहरी नींद आई, पर मेट ने जगा दिया और बताया कि पहरे पर तैनात आदमी और स्टीयरमैन दोनों गायब हैं। अब जहाज चलाने के लिए केवल मैं, मेट और 2 नाविक ही बचे हैं। 1 अगस्त, 2 दिनों से कोहरा है और एक भी पाल दिखाई नहीं दिया। आशा थी कि इंग्लिश चैनल में पहुंचकर सहायता का संकेत दे सकेंगे या कहीं रुक सकेंगे। चूंकि पाल संभालने की शक्ति नहीं है, इसलिए हवा के सहारे बहना पड़ रहा है। पाल उतारने का साहस नहीं, क्योंकि फिर उन्हें उठा नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि हम किसी भयानक विनाश की ओर बहते जा रहे हैं। मेट अब लोगों से भी अधिक टूट चुका है। उसका सशक्त स्वभाव भीतर ही भीतर उसके विरुद्ध काम कर रहा है। लोग भय से परे हो चुके हैं, निश्चेष्ट और धैर्यपूर्वक काम कर रहे हैं और सबसे बुरे के लिए मन बना चुके हैं। वे रूसी हैं। मेट रोमानियाई है। 2 अगस्त, आधी रात, कुछ मिनट की नींद से एक चीख सुनकर जाग गया, जो मेरे बाईं ओर से आती प्रतीत हुई। कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। डेक पर दौड़ा और मेट से टकरा गया। उसने बताया कि उसने भी चीख सुनी और दौड़ा, पर पहरे पर तैनात आदमी का कोई निशान नहीं मिला। एक और चला गया। हे प्रभु, हमारी सहायता करो। मेट कहता है कि हम डोवर जलड मरुमध्य पार कर चुके होंगे, क्योंकि कोहरे के क्षणिक छंटने पर उसने नॉर्थ फोरलैंड देखा था, ठीक उसी समय जब उसने आदमी की चीख सुनी। यदि ऐसा है तो अब हम उत्तरी सागर में हैं और इस कोहरे में केवल ईश्वर ही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। ये कोहरा मानो हमारे साथ साथ चल रहा है और ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें त्याग दिया है। 3 अगस्त, आधी रात को मैं पतवार पर तैनात आदमी को बदलने गया और जब वहां पहुंचा तो कोई नहीं था। हवा स्थिर थी और हम उसी के सहारे आगे बढ़ रहे थे, इसलिए जहाज डगमगा नहीं रहा था। मैं पतवार छोड़ने का साहस नहीं कर सका, इसलिए मेट को पुकारा। कुछ ही क्षणों में वो अपने फ्लैनल कपड़ों में डेक पर दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें जंगली सी थी और चेहरा पीला व थका हुआ था, और मुझे बहुत भय है कि उसकी बुद्धि जवाब दे चुकी है। वो मेरे पास आया और भारी, फुसफुसाती आवाज में, मानो डरता हो कि हवा तक सुन न ले, मेरे कान के पास बोला, वो यहां है। अब मैं जानता हूं। कल रात पहरे के समय मैंने उसे देखा। आदमी जैसा, लंबा, दुबला और भयानक रूप से पीला। वो धनुष पर था और बाहर की ओर देख रहा था। मैं उसके पीछे चुपचाप गया और उस पर चाकू मारा, पर चाकू उसके आर पार निकल गया, हवा की तरह खाली। ये कहते हुए उसने चाकू निकालकर बुरी तरह खाली अंतरिक्ष में घूम दिया। फिर बोला, लेकिन वो यहां है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। शायद वो होल्ड में है, उन बक्सों में से किसी एक में। मैं उन्हें एक एक करके खोलूंगा और देखूंगा। तुम पतवार संभालो। और चेतावनी भरी नजर से देखते हुए होठों पर उंगली रखकर वो नीचे चला गया। हवा तेज और झोंकेदार होने लगी थी और मैं पतवार छोड़ नहीं सकता था। मैंने उसे औजारों का बक्सा और लालटेन लेकर फिर डेक पर आते देखा और आगे के हैचवे से नीचे जाते हुए देखा। वो पूरी तरह पागल हो चुका है, उग्र और बेकाबू, और उसे रोकने का कोई लाभ नहीं। वो उन बड़े बक्सों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वे मिट्टी के रूप में दर्ज है और उन्हें इधर उधर करना सबसे निरापद काम है जो वो कर सकता है। इसलिए मैं यही पतवार संभाले बैठा हूं और ये टिप्पणियां लिख रहा हूं। मैं केवल ईश्वर पर भरोसा कर सकता हूं और कोहरे के छंटने की प्रतीक्षा कर सकता हूं। तब यदि हवा के रहते किसी बंदरगाह की ओर मोड़ न सका तो पाल काट दूंगा, जहाज को रोक दूंगा और सहायता का संकेत दूंगा। अब सब लगभग समाप्त हो गया है। जैसे ही मैं ये आशा करने लगा था कि मेट शांत होकर ऊपर आएगा, क्योंकि मैं उसे होल्ड में कुछ ठोकते हुए सुन रहा था और काम उसके लिए अच्छा है, तभी हैचवे से एक अचानक भयभीत चीख आई, जिसने मेरा रक्त जमा दिया
और वो ऐसे डेक पर उछल आया मानो बंदूक से निकला हो। एक उन्मत्त पागल, आंखें घूमती हुई, चेहरा डर से विकृत। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वह चिल्लाया और फिर कोहरे की चादर की ओर देखने लगा। उसका भय निराशा में बदल गया और स्थिर स्वर में बोला, कप्तान, तुम्हें भी आ जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो वहां है, अब मैं रहस्य जान गया हूं। समुद्र ही मुझे उससे बचाएगा और मेरे पास यही एक उपाय बचा है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता या उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ पाता, वह रेलिंग पर चढ़ा और जानबूझकर अपने आप को समुद्र में फेंक दिया। अब मैं भी शायद वह रहस्य जानता हूं। वही पागल एक एक करके लोगों को मारता गया और अब वो स्वयं भी उनके पीछे चला गया। हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। जब मैं बंदरगाह पहुंचूंगा तो इन सब भयावताओं का क्या उत्तर दूंगा? क्या मैं कभी बंदरगाह पहुंच पाऊंगा? 4 अगस्त। अब भी घना कोहरा है, जिसे सूर्योदय भी भेद नहीं पा रहा। मुझे पता है कि सूर्योदय हुआ है, क्योंकि मैं नाविक हूं। इसके सिवा और कैसे जानता हूं? मुझे नहीं पता। मैं नीचे जाने का साहस नहीं कर सकता। मैं पतवार छोड़ नहीं सकता। इसलिए सारी रात यही रहा और रात की धुंधली रोशनी में मैंने उसे देखा। उसे, हे भगवान, मुझे क्षमा करना, पर मेट का समुद्र में कूदना सही था। आदमी की तरह मरना बेहतर है। खुले समुद्र में नाविक की तरह मरने पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, पर मैं कप्तान हूं और मैं अपना जहाज नहीं छोड़ सकता। किंतु मैं इस दानव या राक्षस को मात दूंगा, क्योंकि जब मेरी शक्ति कम होने लगेगी तो मैं अपने हाथों को पतवार से बांध दूंगा और उनके साथ वो वस्तु भी बांध दूंगा जिसे वो प्राणी छूने का साहस नहीं करेगा। और फिर चाहे हवा अनुकूल हो या प्रतिकूल, मैं अपनी आत्मा और कप्तान के रूप में अपना सम्मान बचाऊंगा। मैं कमजोर होता जा रहा हूं और रात उतर रही है। यदि वह फिर मेरे सामने आ गया तो शायद मुझे कार्य करने का समय न मिले। यदि हम जहाज सहित नष्ट हो जाए तो संभव है ये बोतल मिल जाए और जो इसे पाए वे समझ सके। यदि नहीं तो फिर सभी लोग जान ले कि मैंने अपने कर्तव्य के प्रति सच्चा रहने का प्रयास किया। ईश्वर, धन्य कुंवारी माता और संतों, एक गरीब अज्ञानी आत्मा की सहायता करो जो अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास कर रही है। बेशक फैसला खुला ही रहा। पेश करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है और ये कहने वाला अब कोई नहीं कि उस आदमी ने खुद ये हत्याएं की या नहीं। यहां के लोग लगभग सर्वसम्मति से मानते हैं कि कप्तान केवल एक नायक था और उसे सार्वजनिक अंतिम संस्कार दिया जाएगा। पहले ही ये तय हो चुका है कि उसके शव को नावों की एक कतार के साथ कुछ दूरी तक एस्क नदी में ऊपर ले जाया जाएगा। फिर उसे वापस स्टेट हिल पियर तक लाया जाएगा और एबी की सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जाएगा, क्योंकि उसे चट्टान पर स्थित चर्चयार्ड में दफनाया जाएगा। 100 से अधिक नावों के मालिक पहले ही अपने नाम दे चुके हैं, जो उसे उसकी अंतिम यात्रा तक साथ ले जाना चाहते हैं। उस बड़े कुत्ते का कभी कोई निशान नहीं मिला, जिस पर बहुत शोक मनाया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान जनमत को देखते हुए मेरा मानना है कि यदि वो मिल जाता तो नगर उसे अपना लेता। कल अंतिम संस्कार होगा और इसी के साथ समुद्र के एक और रहस्य का अंत हो जाएगा। मीना मरे की डायरी, 8 अगस्त डॉट। लूसी सारी रात बहुत बेचैन रही और मैं भी सो नहीं सकी। तूफान भयानक था और जब वो चिमनियों के बीच जोर से गूंजता तो मुझे सिहरन हो जाती। जब कोई तेज झोंका आता तो वो किसी दूर की तोप की आवाज जैसा लगता। अजीब बात यह है कि लूसी जागी नहीं, लेकिन वो 2 बार उठी और खुद कपड़े पहन लिए। सौभाग्य से हर बार मैं समय पर जाग गई और बिना उसे जगाए उसके कपड़े उतार दिए और उसे वापस बिस्तर पर सुला दिया। ये नींद में चलने की आदत बहुत अजीब है, क्योंकि जैसे ही उसकी इच्छा को किसी भी शारीरिक रूप में रोका जाता है, उसका उद्देश्य, यदि कोई हो, तुरंत समाप्त हो जाता है और वो लगभग पूरी तरह अपने जीवन की सामान्य दिनचर्या के अधीन हो जाती है।
सुबह जल्दी हम दोनों उठे और बंदरगाह की ओर गए, ये देखने कि रात में कुछ हुआ है या नहीं। वहां बहुत कम लोग थे और हालांकि सूरज चमक रहा था और हवा साफ और ताजी थी, फिर भी बड़ी भयावह दिखने वाली लहरें जो अपने ऊपर जमी झाग के कारण बर्फ जैसी लग रही थी, बंदरगाह के मुहाने से भीतर घुसती चली आ रही थी, जैसे कोई दबंग आदमी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता हो। किसी तरह मुझे ये सोचकर अच्छा लगा कि जोनाथन कल रात समुद्र पर नहीं था, बल्कि जमीन पर था। लेकिन ओ, क्या वह सचमुच जमीन पर है या समुद्र पर? वो कहाँ है और किस हाल में है? मैं उसके बारे में बेहद चिंतित होती जा रही हूं। काश मुझे पता होता कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं कुछ कर पाती। 10 अगस्त, आज उस बेचारे समुद्री कप्तान का अंतिम संस्कार अत्यंत मार्मिक था। बंदरगाह की लगभग हर नाव वहां मौजूद लग रही थी और ताबूत को कप्तानों द्वारा टेट हिल पियर से लेकर चर्चयार्ड तक पूरे रास्ते उठाकर ले जाया गया। लूसी मेरे साथ आई और हम जल्दी ही अपनी पुरानी सीट पर जाकर बैठ गए, जबकि नावों का जुलूस नदी में वायाडक्ट तक ऊपर गया और फिर वापस लौटा। हमें बहुत सुंदर दृश्य मिला और हमने जुलूस को लगभग पूरे रास्ते देखा। उस गरीब व्यक्ति को हमारी सीट के पास ही दफनाया गया, इसलिए जब समय आया तो हम वहीं खड़े थे और सब कुछ देखा। बेचारी लूसी बहुत व्यथित दिखाई दे रही थी। वो हर समय बेचैन और असहज थी और मुझे लगता है कि रात में उसके सपनों का उस पर असर पड़ रहा है। एक बात में वो बिल्कुल अजीब है, वो ये मानने को तैयार नहीं कि उसकी बेचैनी का कोई कारण है, या यदि कोई कारण है भी तो वो खुद उसे समझ नहीं पाती। एक और दुखद बात यह है कि आज सुबह बेचारे मिस्टर स्वेल्स हमारी ही सीट पर मृत पाए गए। उनकी गर्दन टूटी हुई थी। डॉक्टर के अनुसार वे किसी भय की स्थिति में पीछे की ओर गिर पड़े होंगे, क्योंकि उनके चेहरे पर ऐसा डर और आतंक का भाव था कि देखने वाले लोग भी सिहर उठे। बेचारे प्रिय बूढ़े आदमी। लूसी इतनी कोमल और संवेदनशील है कि वह प्रभावों को दूसरों से कहीं अधिक गहराई से महसूस करती है। अभी अभी वो एक छोटी सी बात से बहुत व्यथित हो गई, जिसे मैंने ज्यादा महत्व नहीं दिया। हालांकि मुझे भी जानवरों से बहुत लगाव है। यहां अक्सर नावों को देखने आने वाले एक आदमी के साथ उसका कुत्ता भी आता है। कुत्ता हमेशा उसके साथ रहता है। दोनों ही शांत स्वभाव के हैं। मैंने उस आदमी को कभी गुस्से में नहीं देखा और न ही कभी उस कुत्ते को भौंकते सुना। सेवा के दौरान कुत्ता अपने मालिक के पास नहीं आया, जो हमारे साथ सीट पर बैठा था, बल्कि कुछ गज की दूरी पर खड़ा होकर भौंकता और रोता रहा। उसके मालिक ने पहले प्यार से, फिर सख्ती से और फिर गुस्से में उसे बुलाया, लेकिन वो न तो पास आया और न ही चुप हुआ। वो उन्मत्त अवस्था में था। उसकी आंखें क्रूर लग रही थी और उसके सारे बाल ऐसे खड़े थे जैसे लड़ाई के लिए तैयार बिल्ली की पूंछ। अंत में वो आदमी भी गुस्से में आ गया और नीचे कूदकर उसने कुत्ते को लात मारी। फिर उसकी गर्दन की खाल पकड़कर आधा घसीटते और आधा फेंकते हुए उस कब्र पत्थर पर डाल दिया, जिस पर सीट जमी हुई है। जैसे ही वो पत्थर को छुआ, बेचारा जानवर कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि दुबक गया, थरथराता और सिमटा हुआ, और इतनी दयनीय दशा में था कि मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ। लूसी को भी उस पर बहुत दया आई, लेकिन उसने कुत्ते को छुआ नहीं, बल्कि पीड़ा से भरी दृष्टि से उसे देखती रही। मुझे बहुत डर है कि उसका स्वभाव इतना अधिक संवेदनशील है कि वो दुनिया के कष्टों से बिना आहत हुए नहीं गुजर सकेगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो आज रात इसका सपना देखेगी। इन सब बातों का मेल एक मरा हुआ आदमी जहाज को बंदरगाह तक लाता हुआ, उसका रूप, पहिए से बंधा हुआ, हाथ में क्रूज और मनकों की माला, ये मार्मिक अंतिम संस्कार, वो कुत्ता जो कभी उग्र और कभी भयभीत था, ये सब उसकी कल्पनाओं के लिए पर्याप्त सामग्री देंगे। मुझे लगता है कि उसके लिए ये सबसे अच्छा होगा कि वो शारीरिक रूप से थक कर सोए। इसलिए मैं उसे चट्टानों के किनारे किनारे
रॉबिन हुड्स बे तक लंबी सैर के लिए ले जाऊंगी और वापस लाऊंगी। तब उसे नींद में चलने की ज्यादा प्रवृत्ति नहीं होगी। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचरलेंस के साथ।